बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय, सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में। आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज खास तौर से बात करेंगे फेनिल की खेती के बारे में और आपकी मुलाकात कराएंगे एक कामयाब किसान से भी। और आखिर में आपको हम बताएंगे किस तरीके से सर्दियों के मौसम में जो हमारे पशु हैं उनके नवजात बच्चों की देखभाल हमको करनी चाहिए। अलग अलग सेगमेंट में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कैसे कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और हम देखते हैं कि ना सिर्फ पोषक तत्वों की जिनमें अच्छी मात्रा होती है ऐसे आहार का चयन किया जाता है या अच्छी सब्जियों का भी चयन किया जाता है। और ख़ासतौर से फेनिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और फेनिल के बीज को हम सौंफ नाम से भी जानते हैं, जिसकी हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी मांग बनी रहती है, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये किसानों के लिए एक लाभ का सौदा साबित हो सकता है। कैसे इसकी खेती की जा सकती है और क्या फायदे इससे हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फेनिल गाजर परिवार का पौधा है। इस सब्जी की मांग अभी तक सिर्फ 5 सितारा होटलों तक ही सीमित है, लेकिन महंगी होने की वजह से अच्छा मुनाफा दे जाती है। इसकी खेती किसी भी मिट्टी में हो सकती है, लेकिन बलुई या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7 के बीच हो। खेती के लिए 10 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। फेनिल की पहले नर्सरी तैयार करनी होती है और फिर उसकी रोपाई। नर्सरी के लिए 3 हाथ चौड़ी और 6 फुट लंबी मेड़ बनानी होगी। फिर उस पर उंगलियों से लाइन बनाकर बीज बोना होगा। बीजों के बीच की दूरी 1-1 उंगली की रखनी होगी। 1 एकड़ के लिए करीब 50 ग्राम बीज की जरूरत होती है। हाँ, बोने से पहले बीज को 6 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें और फिर इसकी देखभाल करते रहें। 1 महीने बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई के लिए अगस्त और सितंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। रोपाई का काम शाम के समय करें, इससे जड़ें मिट्टी को ठीक से पकड़ लेती हैं और जो दिन में धूप की वजह से मुमकिन नहीं है। पौधे से पौधे के बीच 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच 90 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखें। समय समय पर खरपतवार निकालने हैं और पानी देते रहना है। जड़ों के आसपास अतिरिक्त जैविक खाद भी डालते रहें ताकि पौधों को सही पोषण मिलता रहे। सौंफ को कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसे पर्याप्त नमी चाहिए, इसलिए 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आपके यहाँ टपक सिंचाई के साधन हैं, तो हर दूसरे दिन 1 घंटे के लिए पानी देना होगा। इसमें पत्ती छेदक और एफिड का खतरा रहता है। शुरुआत में ही अगर जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीट नहीं लगेंगे। इसके लिए हर 10 दिन में 1 बार नीम के तेल से बना कीटनाशक या केचुआ खाद को पानी में मिलाकर छिड़के। फेनिल के तने का निचला ठोस हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितना ठोस और वजनदार होगा उतना ही ज्यादा भाप देगा। फेनिल के पौधे की लंबाई 5 फुट तक हो सकती है। हर पौधे का वजन 300 ग्राम से 1.5 किलो तक होता है। सब्जी के लिए इसकी फसल 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। कटाई के बाद पौधों को क्रेट में रखकर विक्रेता के पास ले जाते हैं। विक्रेता इसकी खूबसूरत पैकिंग करते हैं। अब ये मॉल या 5 सितारा होटलों में जाने के लिए तैयार है।
1 एकड़ जमीन से 900 से 1200 किलो फसल निकाली जाती है और भाव 150 से 200 रुपए किलो होता है। मंडी में फेनिल की उपलब्धता कम है और मांग ज्यादा, इसलिए भाव घटता नहीं है। फेनिल की मांग बढ़ रही है। इस बात को देखते हुए लगता है कि अगर किसान इसकी बिक्री सीधे होटलों में करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो जाना आपने फेनिल की खेती के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हनी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आपको बता दें, गाजियाबाद के सिरोरा सलीमपुर गांव में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहद को लेकर लगातार चर्चा होती है। किसान इसमें आय दोगुनी भी कमाता है और खास तौर पर इस पर काम करता है। उसे लेकर विनय कुमार जी हमारे साथ रहेंगे, खाद्य ग्रामोद्योग से चेयरपर्सन हमारे साथ है, चेयरमैन साहब रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पीछे का मैं है वो थोड़ा सा समझा देती थी कि मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत खूबसूरत, और साथ में देखिए प्रधानमंत्री जी की फोटो भी हमें नजर आ रही है। कहने का मतलब एक वैन है और ये किसानों के घर तक पहुंचेगी। लेकिन क्या ये वैन देश के हर कोने कोने तक किसानों के घर चलकर, या फिर किसानों को इस वैन तक आना पड़ेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की आय बढ़े। और किसानों की आय को बढ़ाने का जो एक बहुत सिंपल और सीधा जो प्रोसेस है वो ये है, उन्हें हनी मिशन से जोड़ना, जो हमारे हनी मिशन की जो प्रक्रिया है उससे जोड़ना। लगभग 3.5 सालों में खादी कमीशन ने 1,60,000 बी बॉक्सेस हमारे किसानों को, आदिवासियों को और अनएम्प्लॉयड यूथ को पूरे देश में बांटे हैं। और उसकी वजह से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, लगभग 14,000 टन का हनी का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ है इन्हीं बी बॉक्सेस की वजह से। जो एक समस्या आ रही थी हमारे किसानों के पास वो ये थी कि आज जैसे मान लीजिए छोटा सा गांव है, यहाँ पर उन्होंने हनी के बॉक्सेस को लगा दिया, हनी का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन इस हनी को प्रोसेस करने के लिए उनको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता था, जहाँ उनको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, आने जाने की कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, और कभी कभी अपनी हनी को छोड़ कर आना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता था। इस समस्या को ध्यान में रखकर और ये सोच कर कि हम किस तरीके से किसानों की इस समस्या का समाधान निकालें, खादी कमीशन ने एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया। और मैं कहूँगा ये भी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि भाई किसी तरीके से इस समस्या का हल होना चाहिए, और आज हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। ये मोबाइल वैन एक फ़ोन पर अवेलेबल होगी, जहाँ किसान चाहेगा कि हमारे खेत में आ जाए और हमारे हनी की प्रोसेसिंग करे और हमें हनी देकर चला जाए, ये वहाँ पर वैन पर पहुँच जाएगी और वहाँ पर प्रोसेसिंग करेगी। अभी आप देखेंगे कि जो बी बॉक्सेस लगे हुए हैं, इसको हनी को निकाल कर यहाँ पर उसका प्रोसेस किया जाएगा और जिस किसान के बी बॉक्सेस से उनको हनी को दे दिया जाएगा। बहुत ही बेहतर चीज़ है, और मुझे लगता है किसान खास तौर पर ये सोच रहे होंगे कि ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी वैन कितनी है और क्या ये हमारे घर तक पहुँचने में कितना समय लगाएगी। क्या ये देश के, जिस तरह मैंने सवाल पूछा, हर कोने तक, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट आपकी पहली वैन है, तो अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हम कुछ और आगे कदम बढ़ाएं? हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये तो पहली हमारी वैन है और इस फाइनेंशियल ईयर में ये एक ही होगी और ये पायलट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्लान है कि हम जितने भी हमारे जोन हैं, जिन जिन जगहों पर हमने बी बॉक्सेस दिए हैं अपने किसानों को, आदिवासियों को, हर जोन में एक वैन हो, और एक जोन को कवर करने के लिए एक वैन जो है काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये हमारा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर भी हम इसको बढ़ाएंगे। क्या इसमें हम ये मान के चले किसानों के लिए बिचौलिया जो है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों को, मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, मुझे मालूम है कि जब हम लोगों के घरों से जो अनाज जाता है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है कि उसे बिचौलिया जो है वो बीच में कमाई की वजह से हमें वो अनाज का जो पैसा है नहीं मिल पाता है। क्या ये हनी को हम लेकर अगर बात करें, शहद का जितनी कीमत है किसानों को पूरी उतनी मिलेगी, या इससे बिचौलिया है वो बरकरार रहेंगे? जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। आज जो सबसे बड़ी समस्या थी हनी के प्रोडक्शन में वो यही थी कि कोई किसान जो था अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर में प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाना चाहता था, क्योंकि
क्योंकि उसमें उसकी कॉस्ट लगती थी, उसको तकलीफ होती थी। और इसकी वजह से जो बिचौलिए होते थे वो उनके खेतों पर आ जाते थे, और आज हनी की कीमत मान लीजिए 200 रुपये केजी है या 300 रुपये केजी है, उसकी 50 या 60 रुपये की कीमत देकर उस पूरे हनी को लेके चले जाया करते थे। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि अब हमारे किसानों को प्रोसेस किया हुआ हनी उन्हीं के दरवाजे पर मिल जाएगा, जिससे वो अपने मनचाहे रेट पर बेच सकते हैं। हाँ। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, किसानों के लिए अगर बात करें, शहद से जितने ज़्यादा किसान इससे इनकम कमाने की हम जरिया जो मान रहे, क्या इस वेन के जरिए अब और किसान जुड़ेंगे इस काम में और किसान अपना रुझान बढ़ाएंगे? देखिए, आज जो किसानों के अंदर जो बहुत बड़ी कहना चाहिए जो है जागरूकता आई है हनी मिशन को लेकर, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह वाहन दिया कि भाई आज जो है श्वेत क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की भी ज़रूरत है, उसके बाद से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले लोग, मैं आपसे ये इस बात को शेयर करना चाहूँगा, ये समझते थे कि अगर मधुमक्खी के बॉक्सेस को खेतों में रख दिया जाएगा तो खेत खराब हो जाएंगे, मधुमक्खी उसका शहद जो है निकाल के ले जाएगी और फसल खराब हो जाएगी। लेकिन आज लोगों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनको ये मालूम पड़ा है कि मधुमक्खी अगर खेतों में लगी हुई है तो उनकी जो आय सिर्फ हनी से ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन जो मधुमक्खी करती है उससे 30 से 40% उनकी उपज जो है वो भी बढ़ेगी। ये आज प्रूवन फैक्ट है। और हमारे जो किसान हैं जिन्होंने अपने बी बॉक्सेस को अपने खेतों में रखा है और ये पाया है कि अगर 1 क्विंटल कभी मान लीजिए हुआ करता था उनके 1 बीघे के अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर उन्होंने बी बॉक्सेस को रखा है तो वही बी बॉक्सेस से उसी 1 एकड़ के अंदर जो है 2 क्विंटल और 2.5 क्विंटल अनाज होने लगा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट से किसान कितने खुश हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दादाजी से एक सवाल करेंगे कि क्या आपको लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वैन से, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट से? बेटे, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट जो आज शुरू की है हमारे चेयरमैन साहब ने, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम मोबाइल ये हनी तो इकट्ठा करते थे पर प्रोसेस नहीं हो पाता था। प्रोसेस के लिए हमें शहरों में जाना पड़ता था या कहीं बड़ी संस्था में जाना पड़ता था, और वहाँ हाँ ना तो उसकी श्योरिटी रहती थी कि प्योर मिलेगा या ना उसके पैसे पूरे मिलते थे, क्योंकि बिचौलिया के जो भी बिचौलिया होते थे ये वो कम कीमत में हमसे मोबाइल वो हनी लेते थे और वो ले जा करके बाज़ार में ऊंचे दामों बेचते। नाम ब्रांड नेम बना दिया उन्होंने, अपना ब्रांड अपना बना लिया, और हनी होता था किसानों का, हम लोगों का हनी होता था, तो उसके पैसे भी हमें कम मिलते थे। अब पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और शुद्ध जो लोगों को, कंज्यूमर को शुद्ध ये हनी मिलेगा। सरकार ने किसानों को 10-10 बॉक्स भी दिए हैं, लेकिन उनसे थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करके वो कहाँ ले जाते, कहीं इधर उधर तो नहीं ले जा सकते थे। अब वो लोगों को जो बड़े व्यापारी होते थे उनको वहीं बेच देते थे, कम कीमत पर बिकता था। वो पिछले साल 60 रुपये किलो तक बिका, पिछले साल 60 रुपये किलो तक बिका। और अब के वही शहद अगर हमें ये प्रोसेसिंग होकर के बिकेगा तो ये 200, 250, 300, बाज़ार में इसकी शहद की कीमत 500, 1000 रुपये किलो तक है। अब की बार शहद का रेट जो है 150 रुपये तक पहुंच गया, ये भी एक अच्छी बात है। और प्रोसेसिंग होने के बाद तो ये शहद हम अपनी मर्ज़ी से कहीं चौराहे पे, सड़क पे रख करके बेचेंगे तो हम भी इसको 200, 250 रुपये तक बेच सकते हैं लोगों को। तो देखा आपने किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि अब और ज़्यादा फ़ायदा हमारे जो किसान हैं उनको मिल सके, और इसी के लिए हम मान सकते हैं जिस तरीके से मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया है, तो अब किसानों को ज़्यादा दूर का जो सफ़र है तय नहीं करना होगा, बल्कि अब शहद का जो प्रसंस्करण है उनके गाँव में ही हो सकेगा। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आज आपको हम बताने जा रहे हैं राजपाल सिंह जी के बारे में, किस तरीके से इनका योगदान रहा कृषि क्षेत्र के लिए और कैसे ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म वर्ष 2090 में बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। तो देखा आपने राजपाल सिंह जी की सफलता का, हम कह सकते हैं जो राज है या किस तरह के से एक सफ़र इनका रहा है, जिसमें ना सिर्फ अलग अलग जो किसान हैं वो जुड़ते गए और आज के समय में कई ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में नवजात शिशुओं के देखभाल के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें बेहद ज़रूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं ना सिर्फ अपने पशुओं की उचित देखभाल करें बल्कि पशुओं के जो नवजात बच्चे हैं, बछड़े बछियाँ जो हैं, उनकी भी देखभाल उतनी ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इन दिनों हम देखते हैं जो मृत्यु दर है शिशुओं की उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन कैसे आप ना सिर्फ यहाँ पर इसको नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि कोशिश कर सकते हैं उचित देखभाल करके। तो आइए जान लेते हैं किस तरह की देखभाल आप कर पाएंगे और इसके जरिए पशुपालकों को लाभ मिल सकेगा। बच्चे की देखभाल माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। खास तौर से आखिरी 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अवधि में माता भैंस या गाय के आहार का भरपूर ख्याल रखना है। जन्म के तुरंत बाद का समय नवजात बछड़े के लिए बहुत अहम होता है। पैदा होते ही सबसे पहले उसकी नाक से श्लेष्मा निकाल दें। अगर सही से ना निकल पाए तो शिशु की पिछली टांग उठा दें। ऐसा करने से उसका सिर नीचे हो जाएगा और श्लेष्मा अपने आप बाहर आ जाएगी। उसके बाद बच्चे के शरीर को कपड़े या फिर टाट से साफ कर दें। ये भी ध्यान रखें कि बच्चा सही से सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर सांस में दिक्कत है तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाएं। पहला दूध बहुत कीमती है। जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर बछड़े को पहला दूध जरूर पिलाएं। ये दूध उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और उसे बीमारियों से दूर रखेगा। नवजात बच्चे की देखभाल तभी से शुरू हो जाती है जब वो माँ के गर्भ में होता है। विशेष तौर पे आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें उसकी देखरेख बड़े अच्छे से करनी पड़ती है, उसके पोषण का ध्यान रखना पड़ता है। परंतु जैसे ही बच्चा ब्याता है तो उसके बाद हमें देखना पड़ता है उसकी देखरेख कैसे करें। तुरंत जैसे ही ब्यात आता है तो ब्याने के बाद हमें देखना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से हमें उसके नाक से जो श्लेष्मा है उसको साफ कर देना चाहिए। उसको हमें तुरंत ये देखना चाहिए कि वो सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर हमें किसी भी प्रकार के ऐसा लगे कि सांस लेने में तकलीफ है तो हमें उसको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अन्यथा अगर कई बार श्लेष्मा पूरी तरह से नाक से ना निकले तो हम उसके दोनों पैर पिछले उठा के उसको नीचे की तरफ उसका सिर भी कर सकते हैं, जिससे कि श्लेष्मा निकलने में आसानी होती है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर को किसी बोरी से या फिर साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। रगड़ रगड़ के थोड़ी हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं और उसको हमें खड़े होने में सहायता करनी चाहिए। साधारण तौर पे ये देखा जाता है कि लगभग आधे घंटे में एक जो बच्चा है वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। अगर वो ना खड़ा हो पाता है तो उसे हमें खड़ा करने में मदद करनी चाहिए और उसके बाद हमें उसे दूध पीने में सहायता करनी चाहिए। पहला जो माँ का दूध होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसको हम देखते हैं कि उसमें बड़े ही पोषक तत्व होते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि वो प्रकृति द्वारा जो एक बच्चा है उसको दिया गया एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। उसको हम खीस के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें जो साधारण दूध है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही ज़रूरी आवश्यक तत्व होता है जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तत्व होते हैं ये जो खीस होती है इसी में आते हैं। अब साधारण तौर पर हम देखते हैं कि गांव में हमारे जो पशुपालक हैं उनके दिमाग में ये भ्रम होता है कि ये जो खीस है वो इतनी जल्दी नहीं पिलानी चाहिए, जबकि इसका बड़ा विपरीत है। वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि हम खीस को जितनी जल्दी पिलाएंगे उतना ज़्यादा इस रोग प्रतिरोधक क्षमता का फायदा होता है। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ये जो बच्चा है उसकी माँ ने अपने जीवन काल में जिन जिन बीमारियों से लड़ी है उन सब के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस खीस में आ जाती है।
तो ये हमें उसको पिलानी चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा असर देखा गया है कि अगर आधे घंटे के अंदर ब्याने के हम पिला दें तो अच्छा है। तो ये जो 2 घंटे में इसका कम असर होगा जितना शुरुआत में होगा, फिर इस तरह से देखा जाता है कि साधारण तौर पे ये लगभग 4-5वें दिन के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए आप देखते हो प्रकृति ने भी ये खीस जो है ये 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है और ये एक जो दूध है उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब खीस कितनी पिलानी चाहिए? खीस जो है अगर एक सामान्य तौर पे एक जो है वो पैमाना, उस पे हम देखें तो बच्चे का जो वज़न है उसका 1/10 भाग जो है उसमें आपको खीस बच्चे को देनी चाहिए। और वो भी पूरे दिन के अंदर मात्रा 3 से 4 बार बराबर मात्रा में बांट के उसको पिलानी चाहिए। छोटे बछड़े ही आगे चलकर बड़े पशु बनेंगे और किसानों की या डेयरी फार्म मालिकों की कमाई का जरिया भी। इसीलिए शुरुआत से ही उनकी बेहतर देखभाल करते रहें ताकि आपको तंदुरुस्त और ऊर्जावान पशु मिल सकें। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि अगर पशुपालन की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी किसानों की जो लागत है बच सकती है अगर पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे तो। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इससे आप स्कैन कीजिए, इसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहाँ आप ये सारी जानकारी ले सकेंगे। यानी कृषि जगत की नई जानकारियाँ जो हैं कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।